दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंटेक मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संवाद इंटेक मंच पर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हम हमेशा आपके सामने लेकर आते रहते हैं और आज भी बड़ी एक महत्वपूर्ण चर्चा हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए। आप सभी जानते हैं कि अभी G20 का समिट देश में संपन्न हुआ है और विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष उसमें शामिल हुए थे और बड़े भव्यता के साथ बड़ा एक आयोजन हुआ है ये। और साथ ही एक तस्वीर जो सामने आई है उसने बड़ी चर्चाएं बटोरी हैं। महात्मा गांधी जी की समाधि राजघाट पर प्रधानमंत्री मोदी के जी के साथ में सभी राष्ट्राध्यक्ष जो शामिल होते समिट के अंदर वह वहां पर पहुंचे और महात्मा गांधी जी के प्रति उन्होंने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित की, अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की। इसी विषय पर आज हमारी चर्चा है कि आखिरकार ऐसे कौन से कारण थे कि महात्मा गांधी जी की समाधि पर सभी राष्ट्राध्यक्ष गए और उन्होंने उनको नमन किया, उनके प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। क्योंकि अगर हम देखें बीजेपी की जो राजनीति है, जो बीजेपी की विचारधारा है, वह हमेशा कहीं न कहीं गांधी के विचारों की आलोचक रही है। गांधी के विचारों को कहीं न कहीं इन्होंने कमतर आंकने की कोशिश की है। और साथ में हम देखते हैं कि भाजपा के बड़े नेता, चाहे केंद्रीय मंत्री हों या अन्य जो स्तर के उनके नेता हैं, वह लगातार महात्मा गांधी की विचारधारा की आलोचना भी करते रहे हैं। और समय-समय पर ऐसी बातें सामने आती रही हैं, ऐसे विचार और वक्तव्य बीजेपी के द्वारा सामने आते रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जब भी कहीं विदेश में जाते हैं या वहाँ पर वह जाकर महात्मा गांधी जी की बातें करते हैं, उनके आदर्शों की बातें करते हैं, उनको नमन भी करते हैं। और विदेशों में खास तौर से हमने बहुत सारी ऐसी तस्वीरें देखी हैं जो महात्मा गांधी जी के स्टैचू के आगे नमन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी की तस्वीरें सामने आई हैं। और इसी समिट के में भी ये देखा गया कि राजघाट पर प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ सारे राष्ट्राध्यक्ष वहां जाते हैं और उन्हें नमन करते हैं, महात्मा गांधी जी की स्मृति को नमन करते हैं। तो आखिर ऐसी कौन सी व्यवस्थाएं हैं, ऐसी कौन से कारण हैं कि महात्मा गांधी जी की जो विचार हैं, जो उनके आदर्श हैं, उनको बार बार प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी मानना पड़ता है, कहना पड़ता है और नमन करना पड़ता है। इसी सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश का बहुत ही वरिष्ठ पैनल है। हमारे साथ विवेक देश पांडे जी हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार, 30-35 सालों का उनका पत्रकारिता का अनुभव है और नागपुर से हमारे साथ जुड़े हुए, उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथ ही मुकुल त्रिपाठी जी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत वर्षों का उनका भी पत्रकारिता का अनुभव है और उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं मुकुल जी से करता हूँ। मुकुल जी, आपको क्या लगता है कि जो प्रधानमंत्री जी के साथ पूरे सभी जो विदेश के राष्ट्राध्यक्ष थे, विदेश के जो प्रतिनिधि थे, वह राजघाट जाते हैं और महात्मा गांधी जी की स्मृति को नमन करते हैं, उनके प्रति अपनी श्रद्धा पुष्प अर्पित करते हैं। तो वहीं जैसे मैंने पूर्व में कहा कि बीजेपी की जो विचारधारा है कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के विचारों से अलग विचारधारा दिखाई देती है, प्रतीत होती है, कहा भी जाता है। तो ऐसी कौन सी कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो बीजेपी की आरएसएस की विचारधारा से कहीं ना कहीं जो राजनीतिक यात्रा रही है वहां से शुरू होती है, उसके पश्चात वह महात्मा गांधी जी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, बार बार उनके विचारों को आत्मसात करने की बात करते हैं। इसमें आपको क्या लगता है, महात्मा गांधी क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है? देखिए, देश की आजादी में महात्मा गांधी जी का जितना योगदान था उसको कोई नकार तो सकता नहीं है। और भारत कहिए चाहे इंडिया कहिए, हम लोग जब भी कभी बाहर जाते हैं तो इंडिया के साथ गांधी, मतलब आजादी, देश की आजादी में गांधी का योगदान अपने आप ये और पूरी दुनिया में है। मैं भी कई देशों में गया हूं तो कई लोग पूछते थे गांधी बिलोंग्स टू योर कंट्री, एंड कई जगहों पे गांधी जी की स्टैचू भी लगी हुई है कई देशों में। तो गांधी इतना बड़ा नाम है कि उससे बड़ा कोई अभी तक उस समय का कोई नेता उतना बड़ा नहीं रहा। अब बात करते हैं कि गांधी जी को की जरूरत क्यों पड़ी। तो जो भी बाहर से कोई आ रहा है तो वो जाहिर बात है जितने भी राष्ट्राध्यक्ष चाहते हैं, और ये एक परंपरा रही है कि गांधी जी के समाधि स्थल पे जाके वो सब पुष्प अर्पित करते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई बता दीजिए जिसके यहाँ कभी जाते हो। एक वही है समाधि स्थल जहां पे लोग जाके, इवन इंदिरा गांधी और इन सबका भी जो कांग्रेसी कार्यकाल में रहे, अटल बिहारी वाजपेयी भी है, उनके भी समाधि स्थल तो सबके बने हैं, लेकिन जाते सिर्फ गांधी पे ही है। बिकॉज ऑफ दैट कि उनका सबसे बड़ा योगदान था। गांधी को कमतर आंकना आजकल की युवा पीढ़ी का एक वर्ग है जो सरकार के साथ रहता है, और गांधी बनाम सावरकर, गोडसे, इनका बहुत मतलब एक क्रिटिसाइज करता है गांधी को कि गांधी ने किया क्या, गांधी ने देश का बंटवारा करा। लेकिन ऐसी क्या परिस्थितियां थी जो गांधी को ये फैसला लेना पड़ा। भाई गांधी क्या मुसलमानों को जिन्ना की उसमें क्या राजनीति थी, अंग्रेजों ने कैसे किया, ये उस वक्त की जो परिस्थितियां थी उस पर यह निर्णय लिया गया था। तो उसको आज सिरे से खारिज कर देना, मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को पहले पूरा पढ़ना चाहिए, पढ़ने के बाद किसी निष्कर्ष पे। चूंकि आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी फेक न्यूज और ये सब बहुत ज्यादा चलती है,
तो इस वजह से एक बहुत बड़ा वर्ग है जो उल्टी सीधी, इवन कई दलों के आईटी सेल इसमें फंस जाते हैं और बाद में उनको हटाना पड़ता है। ट्वीट हो चाहे आपका फेसबुक पेज हो, तो हटाना पड़ता है। तो कुल मिला के ये कि मजबूरी है, जैसे हम लोग कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, एक हम लोग क्या कह रहे कहते हैं, तो ऐसी सरकार के लिए भी ये मजबूरी थी कि महात्मा गांधी क्या ले जाना, क्योंकि महात्मा गांधी के बिना समाधि स्थल पे गए, और महात्मा गांधी को ने जितना सेक्रीफाइस किया, वो चाहते तो मत नहीं आते साउथ अफ्रीका से। जो उनके साथ घटना घटी, उस घटना से शायद कोई ऐसा नया, जो एक नई पीढ़ी है उनको नहीं पढ़ाया गया होगा, लेकिन आजकल की जनरेशन उसको नहीं जानती है, लेकिन हम लोग को तो सब पढ़ाया गया था कैसे उनको बेइज्जत किया गया था। गांधी थे कौन? गांधी ने अच्छा खासा बैरिस्टर की डिग्री ली थी। उन्होंने वहां पे साउथ अफ्रीका में अपने वकालत के लिए, इन्वॉल्वमेंट के लिए दायर किया, तो वहां के वकीलों ने इनका विरोध किया था। ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि विरोध करके पूरी बार कि एक फॉरेनर को आप कैसे यहाँ पे लाइसेंस दे सकते हैं प्रैक्टिस का, और उसके खिलाफ इन लोगों ने काफी बवाल किया, वहां पे विरोध किया। बावजूद उसके गांधी जी को वहां पे मिला। और जब गांधी जी के साथ ये घटना हुई, उससे पहले गांधी जी के पास 18 से 20 जूनियर्स थे। आप विश्वास मान सकते हैं, अपना ऑफिस था, सब कुछ था। जो इतना स्टेब्लिश वकील होगा वो क्यों जाएगा भाई? देश आजाद हो ना हो, वो तो अपना साउथ अफ्रीका, वो तो अपना, लेकिन उनके साथ वो घटना हुई, उनके ऊपर बहुत मानसिक, जिसे कहते हैं कि एक मेंटली वो डिस्टर्ब हो गए। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, ऑफिस छोड़ दिया, सारा वकालत छोड़ दी और इंडिया चले आए। तो ये त्याग आज के किसी में है? आप इसको कैसे डिनाई कर सकते हैं? तो कुल मिला के ये है कि गांधी जी को कमतर अकवाने वाले जो आज की डेट में आंक रहे हैं, उनको पहले पढ़ना चाहिए कि गांधी जी का कैसे उन्होंने पढ़ाई अपनी की, कैसे उन्होंने संघर्ष किया साउथ अफ्रीका में, फिर भारत आए, भारत में उन्होंने क्या क्या किया, करने के बाद इस स्तर पे लाके कि अंग्रेजों को मजबूर होना पड़ा कि हमें देश छोड़ के जाना पड़ेगा। ये उनका अहिंसा का ही आंदोलन था। सुभाष चंद्र बोस भी थे, लेकिन कई मामलों में सुभाष चंद्र बोस गांधी जी की, और गांधी जी सुभाष चंद्र बोस की भी तारीफ करते थे। ऐसा नहीं था कि वो नहीं करते थे। वो इस चीज को आज की जनरेशन में सब छुपाया जा रहा है, या फिर बताने के लिए मना किया जा रहा है कि भाई ये चीजें ना रहे, सावरकर को आगे बढ़ाई। सावरकर क्या क्यों नहीं ले गए भाई? सावरकर के बारे में भी बताया जाए, पूरी दुनिया को बताया जाए, गोडसे को भी बताया जाए। आजकल देखिए कुकू एफएम एक आया है, उसमें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहे हैं कि मैंने गोडसे को क्यों मारा। माने आप मुझे समझिए कि मैंने मर्डर क्यों किया। मैं आपको मार दूं, मारने के बाद भले ही मैं उसके कुछ दिन बाद मैं जब छूटूं या मैं जब कुछ हो, तो उसके बाद मैं आपको ब्रीफ करूं कि मैंने आपको क्यों मारा। मतलब ये देश के लिए क्या हो रहा है कि आप मर्डर करने के बाद उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि मैंने क्यों मारा, और पब्लिक इसको सुनने के लिए आपके एफएम को और इसको जो है उनको, आपकी जो भी विचारधारा रही हो, देश बंटवारा हुआ, परिस्थितियां मैं पहले भी बोल चुका हूं उस वक्त क्या रही होंगी जिस समय ये फैसला लेना पड़ा होगा। तो कुल मिला के गांधी और भारत को अलग करना आज के नेता हो चाहे आगे भविष्य के नेता हो, उनको बहुत मुश्किल है। और इस चीज से गांधी दिल है और गांधी आत्मा इस देश की। जी, बड़ी बात कही आपने कि गांधी इस देश की आत्मा है। और मैं विवेक जी के पास आता हूँ। विवेक जी, क्योंकि आपका बड़ा लंबा एक अनुभव रहा है पत्रकारिता का भी, और तमाम तरह की आपने विचारधाराओं की जो राजनीति है उसको देखी भी है। और खासतौर से क्योंकि नागपुर से आते हैं, नागपुर एक आरएसएस का एक पूरा गढ़ कहा जाता है, पूरा मुख्यालय वहाँ पे है उनका, और आरएसएस की विचारधारा को भी आपने बड़े नजदीक से नागपुर में रहने के बावजूद इसलिए देखा होगा। तो आज की स्थिति में अगर देखें, जो गांधी की विचारधारा पर लगातार एक आलोचना की जाती है, हमला किया जाता है, लगातार क्रिटिसाइज किया जाता है, और साथ में जो युवा पीढ़ी है कहीं ना कहीं गांधी के विचारों को एक अलग नजर से देखती है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जी का लगातार गांधी जी की प्रतिमा के आगे नतमस्तक होना, जब विदेशों में कई बार हमने देखा है, और हाल ही में राजघाट पर जैसे मैंने कहा कि जितने भी राष्ट्राध्यक्ष आए थे, जितने भी राष्ट्र के प्रतिनिधि आते, सभी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी राजघाट जाते हैं, गांधी जी को की स्मृति को नमन करते हैं। अब क्या लगता है इस संदर्भ में कि गांधी के विचार क्यों प्रासंगिक हैं, क्यों बार बार भारत सरकार या प्रधानमंत्री मोदी जी महात्मा गांधी के विचारों को अपनाने की बात कहते हैं? विवेक देशपांडे जी। प्रशांत जी, जो कुछ भी मोदी जी करते हैं, जहाँ तक गांधी जी का सवाल है,
वो सारा दिखावा है और वो सारा कृत्रिम है। इसमें क्या शक है? मतलब जिस विचारधारा से मोदी जी खुद आते हैं, वो विचारधारा जो है वो गांधी को अपना नहीं मानती। गांधी को दोष देती है कि गांधी की वजह से इस देश का बंटवारा हुआ, और इस तरह का एक विमर्श पिछले 100 साल से उठा जा रहा है। इस विमर्श को देश के सामने रखा जा रहा है। एक विष जो है वो देश में फैलाया जा रहा है कि ये सब गांधी की वजह से हुआ। 55 करोड़ का पाप भी वो गांधी के मत्थे मारते हैं। और इस तरह की इनके जो स्वयंसेवक है, वो आप अगर उनसे प्राइवेट में बात करेंगे, भले ही आरएसएस का ऑफिशियल पोजीशन, मतलब जो एक बताने की जो बात है, वो गांधी कैसे एक सनातनी हिंदू थे और गांधी कैसे महापुरुष थे, इस तरह की बातें वहाँ संघ के शीर्षस्थ नेता करते हो। लेकिन आप एक आम स्वयंसेवक से बात कीजिए, और जो उनके ट्रोल एजेंट्स हैं वो गांधी जी के बारे में किस तरह की बातें सोशल मीडिया पर डालते हैं, वो भी देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि ये पूरी तरह से गांधी के बारे में इनका जो भी एक जो दुनिया के सामने रखने वाला जो उनका विमर्श है, वो कैसा झूठ कृत्रिम है। ये इसमें क्या शक है कि जिसने गांधी को मारा, जिस वक्त उसने गांधी को मारा, उस वक्त तो संघ का स्वयंसेवक ऑफिशियली नहीं था। वैसे भी संघ का स्वयंसेवक ऑफिशियली कोई होता ही नहीं है। ऐसा कोई पर्चा नहीं दिया जाता किसी को कि आप संघ के स्वयंसेवक है। तो ये एक तरीका जो है संघ का, वो किसी भी जिम्मेदारी से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने इस सिस्टम को डेवलप किया है कि कोई ऑफिशियल कोई संघ का स्वयंसेवक है ऐसा आप प्रूव नहीं कर सकते। जो संघ में जाते हैं, संघ की शाखा में जाते हैं, वो स्वयंसेवक है, लेकिन उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं रहता। उसी तरह से जो गोडसे था, गोडसे के पास कोई आप ऑफिशियली प्रूव नहीं कर सकते संघ का स्वयंसेवक था। और जिस वक्त गांधी का खून उसने किया, उस वक्त वो तो था ही नहीं टेक्निकली, वो तो हिंदू महासभा में चला गया था। तो ये बिल्कुल हो सकता है कि एक योजना के तहत जब वो संघ में था, उस समय गांधी को मारने का प्लान उसने उसी समय बनाया, और संघ ने उसको ये कहा हो कि भाई आपको इस जो कुछ भी करना है आप संघ के बाहर जाकर करिए। संघ नहीं चाहता था कि इसका पाप संघ के साथ जुड़ जाए, तो वो फिर हिंदू महासभा में चला गया। और वीर सावरकर के तथाकथित वीर सावरकर जो है उन्होंने उसको फिर मार्गदर्शन किया। इस तरह के सारे तथ्य जो है उसके इसमें सामने आए थे। हालांकि सावरकर का उसमें कोई रोल नहीं, इस तरह से टेक्निकली वो प्रूव नहीं हो पाया, लेकिन इनके आपस में संबंध थे, इस तरह की चर्चाएं हुई, ये सब हुआ। तो गोडसे जिस विचारधारा से आता है, भले ही वो हिंदू महासभा की विचारधारा हो, संघ की विचारधारा हो, विचारधारा तो एक ही है, वो हिंदुत्व की विचारधारा है। और वो हिंदू धर्म को और हिंदू लोगों को, हिंदुओं को इस देश में फर्स्ट रेट सिटीजन और बाकी सारे सेकंड रेट सिटीजन, इस तरह से वो समाज में एक दो फाड़ बनाना चाहते हैं कि ये देश हिंदुओं का देश है, हिंदू राष्ट्र है, इस देश का रिलीजन हिंदू रिलीजन रहेगा। ये इनका विमर्श पहले से ही चलता आ रहा है। तो ऐसे गोडसे का महिमा मंडन करने वाले लोग बीजेपी का टिकट पाते हैं और वो पार्लियामेंट में बैठते हैं, चुनकर आते हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं, और गांधी के प्रतिमा को जूते मारे जाते हैं, गांधी के प्रतिमा को गोली मारी जाती है। ये सब करने वाले हिंदू महासभा के लोग होते हैं और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। जिस साध्वी प्रज्ञा ने गोडसे का महिमा मंडन किया, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं बहुत नाराज हूं और मैं कभी इस बात को भूलूंगा नहीं। तो क्या किया उन्होंने? वो तो आज भी उसी तरह की बातें करती है, तो आपने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई तो की नहीं। तो ये सिर्फ बोलने की बात है, सब कृत्रिम। गांधी का जो प्रेम है पूरी तरह से कृत्रिम है ही नहीं गांधी का प्रेम। तो और बहुत ही आयरॉनिकल ये बात है कि जिस प्रदेश से, जिस देश की जिस राज्य से गांधी आते हैं, उसी राज्य से मोदी भी आते हैं। और वही राज जो है, वही जो स्टेट है, वो आज एक हिंदुत्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बन गया है। इससे बड़ा कोई कॉन्ट्रास्ट, इससे बड़ी कोई दूसरी आयरनी नहीं हो सकती। अब जहां तक मोदी जी के उस राजघाट पर दुनिया के सारे नेताओं को ले जाने का सवाल है, वो तो पब्लिक कंजम्पशन के लिए करना पड़ता है। वो सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन के लिए करते हैं, इसमें क्या शक है? और जो लोग वहां पर गए हैं उनके साथ में, क्या उनको पता नहीं है कि मोदी जी गांधी से कितना प्रेम करते हैं?
या फिर गांधी मोदी उस जिस आइडियोलॉजी से आते हैं उस आइडियोलॉजी का गांधी के बारे में क्या विचार है, क्या ये सारे देश, ये दुनिया के लोग जानते नहीं है? तो जानते हैं। अब शायद जापान में जाकर गांधी के पुतले का अनावरण भी शायद एक पिछले साल या इस साल के शुरू में मोदी जी ने किया था। अब इसमें मजेदार बात यह है कि आप गांधी की बात तो करते हैं, आप आम्बेडकर की बात करते हैं। हालांकि गांधी और आम्बेडकर दोनों जो है संघ के विचार के एकदम दूसरे स्पेक्ट्रम के दूसरे एंड पर है। कोई प्रश्न ही नहीं कि संघ के साथ गांधी विचार और आम्बेडकर का विचार किसी भी तरह से मिलता जुलता हो, किसी भी तरह से कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन ये गांधी का उपयोग करते हैं अपने खुद के इमेज को बढ़ाने के लिए। इनको गांधी से कोई प्रेम नहीं है। दुनिया, क्योंकि देखिए दुनिया में भारत को जो है गांधी के नाम से ही पहचाना जाता है। जब भारत का उल्लेख कहीं भी होता है दुनिया में तो पहला नाम गांधी का आता है। ये मोदी को मालूम है, संघ को भी मालूम है। तो इसलिए हम अगर गांधी को ही धुतकार दे, गांधी को ही नकार दे, गांधी को ही दूर कर दे तो दुनिया हमारा सम्मान नहीं करेगी, ये पता है। इसलिए टैक्टिकली गांधी का नाम यूज करते हैं। इनको गांधी से कोई प्रेम नहीं है। यही मोदी जो है, लेकिन मोदी को तो किसी से भी प्रेम नहीं है, मैं जहां तक जानता हूं मोदी खुद से ही प्रेम करते हैं। देखिए जिस संघ की विचारधारा ने उनको यहाँ तक लाया, जिस संघ के छत्र छाया में वो पले बढ़े, उस संघ के जो संस्थापक है हेडगेवार और संघ के जो दूसरे सरसंघ चालक गोलवलकर, जो संघ के गुरु माने जाते हैं, जिनको संघ वाले गुरु कहते हैं, गुरु गोलवलकर कहते हैं, और जिनकी बंच ऑफ थॉट जैसी किताब इनके लिए बाइबल का काम करती है। अब मैं इन संघ के बारे में बाइबल के शब्द का इस्तेमाल करूंगा तो वो नाराज हो जाएंगे, लेकिन ठीक है, जैसा बाइबल का जो एक सिंबॉलिक मीनिंग है वही बंच ऑफ थॉट्स का संघ के लिए है। वो तो एक कहने का तरीका है, फ्रेज है एक। तो जिसने संघ की स्थापना की, केशव बलिराम हेडगेवार, और जो संघ के गुरु थे पहले, जो सरसंघ चालक थे गोलवलकर, इनकी समाधियां नागपुर में हैं। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, नागपुर चार दफा, कम से कम 4 दफा वो आ चुके हैं, लेकिन एक भी बार वो अपने संघ के जो आइडियोलॉज थे, संघ के जो आइडियाज है, संघ के जो गुरु थे, उनके समाधि पर माथा टेकने नहीं आए, कभी भी नहीं आए। तो मतलब वो एक तरफ तो गांधी से कितना उनको गांधी के बारे में आस्था है दिखाते हैं, और दूसरे तरफ अपने ही विचारधारा की जो गंगोत्री है नागपुर, वहां आकर वो जिनसे प्रेरणा उन्होंने ली है जिंदगी भर, ऐसा वो कहते हैं, उनके समाधि पर कभी माथा टेकने नहीं आए, कभी फूल चढ़ाने वो नहीं आए, जिससे संघ बहुत नाराज भी है। संघ के लोगों से आप अगर बात करेंगे तो बोलेंगे कि आना चाहिए था अभी तक। तो कुल मिलाकर मोदी जी जो है खुद के प्यार में इतने लिप्त, खुद की इमेज, जिस चीज से भी उनकी इमेज को फायदा होगा वो सारी चीजें वो करते हैं। उसी का एक परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि वो राजघाट पर जो सारे विश्व के नेताओं को ले गए, वो उसी प्रयत्न का एक पार्ट है। वो अपनी इमेज को दुनिया के सामने एक अच्छा राजनेता, एक बहुत ही सुलझा हुआ राजनेता, इस तरह से अपनी इमेज को वो बढ़ाना चाहते हैं दुनिया में। लेकिन वो ये नहीं समझते कि दुनिया में लोग उनके बारे में सब कुछ जान गए हैं। दुनिया उनको बहुत भली भांति पहचानने लगी है कि वो एक बहुत ही फिरका परस्त नेता है। ये उनकी जो इमेज है वो दुनिया में अभी तक थैंक्स टू इंटरनेशनल मीडिया सारी दुनिया उनको इस इमेज से ही पहचानती है। इस इमेज के साथ ही उनका परिचय पूरा जुड़ा हुआ है। वो भले ही कितने ही दुनिया भर के नेताओं को राजघाट ले जाए, लेकिन दुनिया उनको पहचानती है। और गांधी को भी दुनिया पहचानती है और मोदी को भी दुनिया पहचानती है। और गांधी और मोदी ये दोनों एक साथ नहीं जाते, ये सत्य भी दुनिया को पता है। मोदी भले ही कितनी भी कोशिश कर ले, वो इस तरह अपने आप को कोई गांधी का नुमाइंदा, गांधी का कोई फॉलोअर करके दुनिया के सामने वो कभी भी अपनी इमेज नहीं बना सकते। तो चाहे वो कितना भी कोशिश कर ले, ये सारे प्रयत्न जो है वो विफल हो जाएंगे।
प्रशांत जी जी जी, बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपने कही। मुकुल जी, आपको क्या लगता है कि गांधी के विचार, मतलब जैसे विवेक जी ने कहा कि पूरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता को बढ़ाने के लिए, तो इसलिए कहीं न कहीं ऐसी चीज़ें लगातार की जाती हैं सरकार के द्वारा या मुखिया के द्वारा कि जो स्वीकार्यता बढ़े दुनिया भर में। तो आपको भी मतलब इसमें क्या कंट्राडिक्शन लगता है कि एक तो विचारधारा, जिस विचारधारा से वो आते हैं, और साथ ही जो स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए बार-बार गांधी की बात करना। तो ये क्या आपको क्या लगता है, कंट्राडिक्शन कितना महत्वपूर्ण है ये? माइक बंद है आपका। मैं पहले भी आपसे बोल चुका हूं, विवेक जी ने जैसे कहा कि गांधी, जैसे हम लोग क्या नहीं कहते हैं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी मजबूरी है सरकार की और मोदी जी की भी। इनका नाम बिना लिए आगे चल ही नहीं सकते। अच्छा, चलना मजबूरी इनका वही है कि क्योंकि गांधी एक इतना बड़ा आप उसके कहिए कि भारत गांधी, जो मैंने कहा दोनों आपस में, इंडिया आप कुछ भी कहिए, हिंदुस्तान कहिए, वो आजादी में जो योगदान था वो कोई दे ही नहीं सकता। उतना बड़ा त्याग कोई नहीं कर सकता। अपना ऑफिस अपना वो छोड़ के जो आदमी इंडिया आए और इंडिया आने के बाद यहाँ पे एक धोती में रहे, उसको बदनाम करने के लिए जितना यहाँ पे 2014 के बाद से जो एक पूरी टीम लगाई गई है, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च किया गया है, उससे सब वाकिफ है। तो गांधी को कम करके, कमतर आंक के आप इसमें और किसी को आगे बढ़ाइए, चाहे आप सावरकर का बताइए, चाहे आप गोडसे का बताइए। तो ये समय है, देखिए कि आज जो पहले मैंने कहा, मर्डरर भी अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है कि मैंने क्यों मारा। आप मुझे समझिए, अगर मुझे समझ गए तो यानी मैं आपके लिए, मैंने गांधी को ठीक मारा था। हत्या को भी आप जस्टिफाई कर रहे हैं। इस देश में कोई कानून है? मैं आपसे नहीं सहमत हूं तो क्या मैं आपकी हत्या कर दूंगा? और अगर मैंने हत्या कर दी और मैंने जस्टिफाई कर दिया अपने आप को, तो क्या ये हत्या सही मानी जाएगी? हत्या तो हो चुकी, गांधी जी मर गए, लेकिन कितनी बार मारोगे? तो ये देश के आज की जनरेशन को समझना पड़ेगा, पहले तो पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आज के जमाने में जितने लोग हैं, ज्यादातर लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं, जो एक मीम चला दिया, जो कुछ चला दिया। यहां तक कि गांधी जी के बारे में कितना अनर्गल कहा गया सबको पता होगा, और कितना व्हाट्सएप पे उनको बेइज्जत किया गया है कि जो आजादी के आज तक, शायद उससे पहले 14 से पहले, लोग बोलने से खुद बीजेपी वाले डरते थे कि गांधी जी के बारे में कुछ ना बोले। लेकिन इसके बाद जब से सत्ता आई है दूसरी बार, तो अब तो एकदम खुलेआम हो गया कि हम तो बोलेंगे चाहे तुम जो कर लो। तब कोई एफआईआर नहीं होती, तब कोई किसी के ऊपर नहीं कुछ करता, तब कानून चला जाता है कहीं और, पुलिस कोई ध्यान नहीं देती। आप अगर एफआईआर कराने भी जाइए तो नहीं कराएंगे। मानते हैं गांधी जी को राष्ट्रपिता एक बच्ची ने लगाई थी, राष्ट्रपिता की कोई अवार्ड वो नहीं थी, लेकिन गांधी जी का योगदान कौन नहीं भूलेगा। देश जब आजाद हुआ था, उसके समय देश में क्या था, गांधी जी ने भी सोचा होगा। उनका दिल तो नहीं चाह रहा होगा कि दो टुकड़े हो जाएं। ये पूरी पॉलिसीज थी, उस वक्त के हालात थे, जिन्ना का विद्रोह था, सब कुछ देखते हुए कि ये हुआ कि भाई दो भाई हैं, अलग अलग रह लो। जैसे आज की डेट में होता है कि 2-3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे का हम एक साथ नहीं रहना चाहते, तो बाप क्या करेगा? क्या भैया तुम अलग हो जाओ, तुम अलग हो जाओ। यही तो एक आखिरी निर्णय होता है कि आपस में मार मत करो, आप लोग आपस में अलग हो जाए, डिवाइड कर दिए। उसने जो कमाया रहेगा वो दोनों को बांट देगा, किसी को कम देगा, किसी को ज्यादा देगा, वो एक अलग विषय है। लेकिन जब दोनों अलग हुए तो मुसलमान भी यहां रह गए। गांधी जी तो कभी किसी पर्टिकुलर समाज के खिलाफ तो थे नहीं, लेकिन ये जो आग लगाई जा रही है, जो गांधी जी की इस छवि को बदनाम करने की कोशिश है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये विश्वास मानिए, जब लोग जागेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इसका विरोध करते हैं, और जो नहीं पढ़ते हैं, जिनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में रहना है, वो इसका समर्थन करते हैं। इसको प्रॉपर एक, जैसे बताया विवेक जी ने बताया कि ये पूरा एक आंदोलन टाइप बना रखा है गांधी जी को बदनाम करने के लिए, और ये बनाया हुआ है और ये चलता रहेगा। अभी देखिए कब तक, इसके आगे भी क्या होता है। 18 तारीख को शायद अब जो नया सत्र शुरू हो रहा है, इसमें क्या करते हैं, ये भी एक विषय कि कौन सा विषय ला रहे हैं। तो ये कोई ना कोई बुलबुला, जैसे हम लोग के अखबार की फील्ड में कहा जाता था कि आज का बुलबुला क्या है, मतलब कल ब्लास्ट क्या होगा। तो अखबार जो 8 कॉलम की खबर में, अमर उजाला में रहा, तो वहां बुलबुला कहते थे कि बुलबुला क्या, बताओ बुलबुला। तो होता था इसको, मतलब ऐसा प्रेजेंट करिए जिससे बड़ी कोई खबर ही नहीं है।
वैसे ही ये लोग कोई ना कोई टॉपिक उठा के, चाहे वो गांधी जी हो, चाहे वो जो इनके, अगर इनसे किसी ने सवाल पूछा या इनको लगता है इससे बड़ा मेरा नाम हो सकता है, तो भाई आप नोट पे आ जाइए, गांधी जी को हटा तो खत्म करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गांधी और भारत और इंडिया, इसको हटा पाना किसी के, भारत का जो टोटल जीवन है उसमें बिल्कुल असंभव है और ये नहीं हो सकता। गांधी है तो गांधी है तो भारत है, भारत है तो गांधी है। अदरवाइज ये सब एक खाली एक समय का फेर है कि जो नहीं पढ़े लिखे गांधी जी के बारे में नहीं जानते हैं वो कुछ भी बोल रहे हैं, उनसे बहस करने का कोई फायदा भी नहीं होता है। जी बिल्कुल ठीक है आपने कि जो गांधी के बिना पढ़े, गांधी को बिना समझे लोग आलोचना कर देते हैं, उनसे बहस करने कोई तात्पर्य नहीं है। तो विवेक जी, इसी क्वेश्चन को लेकर आपके पास आता हूँ कि गांधी की जो विचार हैं वो आज भी उतने प्रासंगिक हैं जितने आजादी से पहले के थे। पूरा देश उनके नेतृत्व में एकजुट था आजादी की लड़ाई में, और आजादी के बाद भी हम देखा कि गांधी को लेकर लगातार राजनीति जहां होती रही है, हमारी गांधी के विचारों को पोषित करने वाले भी बहुत बड़ा वर्ग आज भी देश के अंदर, और उनके मुकाबलत करने वाला भी एक वर्ग है। लेकिन उसके बावजूद भी जो उनके विरोधी रहे, उनकी भी जरूरी एक कहीं ना कहीं दिखाई दे, राजनीतिक रूप से गांधी की बात करते हैं, गांधी को के विचारों की बात करते हैं। अब वो क्या करते हैं, वर्तमान जो पीढ़ी है उसके लिए गांधी को पढ़ना या गांधी को समझना कितना आवश्यक है, कि जिससे कि वह जो देश का जो विचार है हमारा, वह अपने को कहीं ना कहीं गांधी के विचार, जो कहते हैं कि गांधी के विचार देश के विचार एक है, तो युवा पीढ़ी के लिए कितनी आवश्यकता है गांधी को समझने की, गांधी के विचारों को समझने की, क्या लगता है आपको? जी, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, मतलब इतनी आवश्यकता है जितनी इससे पहले कभी नहीं थी। 2014 के बाद उस आवश्यकता में इतना इज़ाफ़ा हुआ है, इतनी वो आवश्यकता ज़्यादा बढ़ी है कि हमें लगता है कि मैं कई बार कहता हूँ कि फिर से एक बार प्रभात फेरियाँ निकलनी चाहिए। फिर से एक बार गांधी कैप पहन के वैष्णव जन तो तेणे कहिए इस भजन का गायन करते हुए गाँव-गाँव में, बस्ती-बस्तियों में प्रभात फेरियाँ निकलनी चाहिए, और जिससे लोगों के मन में इस बात का एक कुतूहल जागृत हो कि भाई क्या हो रहा है, ये क्या है, मतलब जो पर्टिकुलरली जो नई पीढ़ी है वो इस बात के ओर आकृष्ट हो और पता करने की कोशिश करे कि ये जो नया मूवमेंट चला है ये क्या है। देखिए, आज जिस तरह से एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हम रहते हैं, वहाँ पर प्रोपेगेंडा का इतना महत्व बढ़ गया है कि बीजेपी ने पिछले 10 सालों में प्रोपेगेंडा की उस लेवल तक काम किया है जहां पर उनका माहौल हर जगह बनता हुआ दिखाई देता है। मैं ये उदाहरण कई बार देता हूँ, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा होता है, मराठी न्यू ईयर का पहला दिन। उस दिन इनकी महिलाएं जो है बीजेपी की, वो 9 यार साड़ी पहन के और पटका बांधकर मोटरसाइकिल पर निकलती है, जो नज़दीकी चौक होता है वहाँ इकट्ठा होती है, और वहाँ पर धूम से संदल वगैरह बजता है, नाच गाना होता है, और कुछ ऐसे ही मतलब हिंदू राष्ट्र के प्रति समर्पित कोई गीत, कोई उस तरह से कुछ प्रोग्राम होता है। तो ये हर फेस्टिवल पर, हर ओकेजन पर इनके लोग शहर के चौकों में दिखते हैं, बस्तियों में दिखते हैं। हल्दी कुमकुम करती है महिलाएं, बड़ी बड़ी डॉक्टर लोग जो है, डॉक्टर्स का इनका एक ग्रुप है महिला, वो करती है। तो जितने भी हिंदू फेस्टिवल्स है उनको एक सामाजिक रूप से करना, मतलब एक हमारे यहाँ फेस्टिवल का मतलब क्या होता है, जनरली हम लोग अपने अपने घर में करते हैं, एक दूसरे के घर जाते वगैरह है, लेकिन कहीं शहर के चौक में इकट्ठा हुए हैं, इस तरह के कोई हमारे फेस्टिवल नहीं है। होली जो है वो उस तरह से रिलीजियस फेस्टिवल नहीं है। होली में हम जाते हैं, मजाक करते हैं, रंग लगाते हैं, वो एक बहुत अलग सुखदायी अनुभव होता है, वो ठीक है, लेकिन वो कोई रिलीजियस फेस्टिवल नहीं है। तो हमारे यहाँ हिंदू धर्म में फेस्टिवल जो है घर घर के अंदर होता है, और पब्लिक प्लेटफॉर्म में हजारों लोग इकट्ठा आए हैं और सब मिलकर कुछ कर रहे हैं, ऐसा हमारे यहाँ जनरली नहीं होता है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने हमारे फेस्टिवल्स को एक उस तरह का स्वरूप देने की कोशिश की है। वो मतलब शायद उनके आदर्श कहीं दूसरे कुछ रिलीजन्स, ऐसे रिलीजन्स है जहाँ पे लोग सड़कों पर इकट्ठा आते हैं। फिर वो जैसे हम देखते हैं कि मुस्लिम्स जो है वो
कहीं भी नमाज वगैरह पढ़ते हैं, मैदानों में पढ़ते हैं कि पब्लिक प्लेस में पढ़ते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हिंदू धर्म को भी पब्लिक प्लेसेस में एक फेस्टिवल के रूप में हिंदू धर्म को लाना, ये एक नया प्रयोग इन्होंने शुरू किया है। अब ऐसे में गांधी कौन थे और गांधी का काम क्या है? तो हमारी जो युवा पीढ़ी है उनको सिर्फ इन लोगों का ही माहौल दिखता है, जगह जगह इनके ही प्रोग्राम्स दिखते हैं। तो वो करना होगा, मतलब गांधी को रिवाइव करना होगा। तो मैं कई हमारे कांग्रेस के मित्र भी है, कुछ स्वयंसेवी संस्था है, उनको भी बताता हूँ कि प्रभात फेरियां फिर से शुरू होनी चाहिए इस देश में। रोज सवेरे उठ के 5, साढ़े 5 बजे, 6 बजे सफेद कुर्ता, सफेद पैजामा पहनकर और सर पे गांधी टोपी लगाकर वैष्णव जन तो तेने कहिए का गीत गाते हुए बस्ती बस्तियों में लोगों ने घूमना चाहिए, ताकि एक फिर से गांधी को रिवाइव करने की एक बहुत कोशिश की जाए। इस तरह की कोशिश महाराष्ट्र में हो रही है। एक ग्रुप है जो शहर में बस्तियों मतलब पार्क्स में या फिर मैदानों में बैठते हैं युवा और सूत कताई करते हैं, चरखा लेकर बैठते हैं, सूत कताई करते हैं। इस तरह की कोशिश महाराष्ट्र में शुरू हुई है। तो ये करना होगा। जब लोग देखेंगे जहाँ संघ की शाखा लगती है उसके बगल में अगर 15-20 युवा सूत कताई कर रहे हैं और कुछ भजन वगैरह गा रहे हैं, तो उधर ध्यान आकर्षित होगा कि भाई कुछ तो हो रहा है, मतलब कुछ अलग हो रहा है, ये लोग कौन है और गांधी हमारे लिए आज क्या महत्व रखते हैं, आज क्या रिलेवेंस है गांधी का। देखिए गांधी का जो रिलेवेंस है वो टाइमलेस है। मतलब किसी भी सभ्य समाज का अंतिम जो सर्वोच्च मान बिंदु हो सकता है वो अहिंसा हो सकती है। मतलब वो समाज जो अहिंसा के रास्ते पे चला है, वो इन टर्म्स ऑफ जिसको एक सिविलाइजेशनल वैल्यू हम कहते हैं, वो सबसे ऊंचा समाज हम मान सकते हैं कि सबसे लिबरेटेड समाज जो है वो समाज है जो अहिंसा को अपना सर्वोच्च मूल्य मानता है। हिंसा किसी भी सभ्य समाज के लिए एक फॉलो करने वाला मूल्य नहीं हो सकता है। लेकिन इनकी जो आइडियोलॉजी है संघ की, उसमें हिंसा को बहुत महत्व है। उसको वो क्षात्र तेज कहते हैं, उसको हिंसा नहीं कहते। मतलब इनके बजरंग दल के वगैरह जो प्रोग्राम्स होते रैलियां, उसमें लोग तलवारें लेकर निकलते हैं। तो ये तलवार जो है वो हिंसा का प्रतीक है, वो शौर्य का प्रतीक। शिवाजी के हाथ में जब तलवार होती है तो वो शौर्य का प्रतीक होता है। तलवार को हम बिल्कुल निगेटिव एंगल से नहीं देख सकते। हम तलवार जब शिवाजी के हाथ में देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है, लक्ष्मीबाई के हाथ में देखते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन जब बजरंग दल वाले तलवार लेकर निकलते हैं तो वो बहुत निगेटिव वाइब्स छोड़ते हैं। तो ये बेसिकली आज जब इस तरह की हिंसा को एक लेजिटिमाइज करने की कोशिश की जा रही है, इस तरह की हिंसा को प्रस्थापित करने की कोशिश, एक राजनीतिक मूल्य के रूप में प्रस्थापित करने की कोशिश की जा रही है, उस समय गांधी को फिर से रिवाइव करना ये हम सबका कर्तव्य है। ये सिर्फ इस तरह के डिबेट्स में चर्चा करके नहीं होगा, ये प्रत्यक्ष रूप से करना होगा। इसलिए मैं नागपुर में हम ऐसा एक हमारा ग्रुप है, हम इसकी कोशिश कर रहे हैं। तो सिर्फ चर्चा करने से नहीं होगा, गांधी को एक्चुअली रिवाइव करना होगा। गांधी की आइडियोलॉजी को घर घर तक पहुंचाना होगा और ये बताना होगा कि क्यों आज गांधी रिलेवेंट है और क्यों ये लोग जो है इस देश को पतन की ओर ले जाएंगे, जिससे हमें इस देश को बचाना है। और उसके लिए गांधी को फिर से गांधी के रास्ते पर हमको चलना होगा। ये देश को और दुनिया को भी बताने की बहुत सख्त जरूरत आज आन पड़ी है। हम उसमें कितना सक्सेसफुल होते हैं हमें पता नहीं, लेकिन ये करना होगा। प्रशांत जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि गांधी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए लगातार उस तरह की जो कार्यशैली है आम आदमी को भी, और जो प्रतिनिधि हैं या जो जिम्मेदार सोसाइटी के लोग हैं, उन्हें भी इसके लिए आगे आना पड़ेगा, पहल करनी पड़ेगी। जैसे आपने बताया कि आप लोग वहाँ पे ऐसा प्रयास कर रहे हैं। कुल जी, आपको क्या लगता है जो विवेक जी ने कहा कि ऐसी आवश्यकता है, एक आदमी, एक सामान्य जो नागरिक है, मतलब एक जिम्मेदार जो नागरिक है, उसके लिए बड़ी आवश्यकता है कि वे गांधी के विचारों को आत्मसात करें, उसको आगे भी बढ़ाए। तो देश की प्रकृति, जो हमारे देश की प्रकृति है, देश का जो हमारा विचार है, उसके संदर्भ में आप भी ऐसा क्या मानते हैं कि जो विवेक जी ने कहा कि आज की वर्तमान की आवश्यकता हुई कि गांधी को के विचारों को जो युवा पीढ़ी को समझाने की, बताने की, गांधी क्यों आवश्यक है हमारे देश की? विवेक जी ने जो अभी कहा कि जैसे सवेरे वो लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस चीज को और बढ़ाएं, हमारे यहाँ तो ये हो रहा है कि इस चीज को तो हटाया जा रहा है।
पाठ्यक्रमों से हटाया जा रहा है तो बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे। भाई गांधी जी को तो अब बहुत सारी ऐसी चीजें जो हटा दी गई चैप्टर से, अब गांधी जी को जब पढ़ेंगे ही नहीं बच्चे तो देखिए आज का जमाना पढ़ने का नहीं है, आज का जमाना देखने का, पढ़ना कोई चाहता ही नहीं है। उसको तुम आप बता दीजिए। सबसे बड़े दुर्भाग्य ये है कि आज की डेट में किताबों से बच्चों को प्रेम नहीं है। स्कूल की किताबें हैं वो पढ़ लेंगे वो, लेकिन उसके इतर अगर आप उनको दे दीजिए तो कॉमिक्स पढ़ लेंगे, लेकिन किसी आप अपने बच्चे पे ट्राई करिए कि आप कहिए कि ये गांधी जी की एक ये जीवनी है इसको पढ़ लो, वो एक पन्ना पढ़ के हटा देगा। जो पढ़ने का सिस्टम है वो हमारे यहाँ खत्म होता जा रहा था, क्योंकि टीवी और इंटरनेट ने वो पूरा स्पेस ले लिया है। इवन आज की डेट में बच्चे बाहर जाते भी नहीं है, खेलने नहीं जाते। मेरे घर के सामने पार्क है लेकिन हमारे बच्चे नहीं जाते हैं, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कभी निकले तो निकले। तो ये हाल हर जगह हो रहा है। महानगर पहले 80s की बात अलग थी, 70s की बात, हम लोग उस दौर के हैं। हम लोग के टाइम में इंटरनेट कुछ नहीं था, तो हम लोग का होता था कि जब समय मिला तो बाहर चल के खेलते हैं। अब वो जमाना गया, अब आप खेलने के लिए भी एडमिशन कराना पड़ता है आपको। तब कोई एडमिशन इतने नहीं होते थे, ना इतने स्कूल होते थे कि आपको क्रिकेट के लिए और हॉकी के लिए आपको स्टेडियम में एडमिशन लेना पड़ता था। आप लोग अपना लेते थे, बच्चे मोहल्ले के ही बच्चे खेलते थे। अब वो सिस्टम खत्म हो गया, पढ़ाई तो बहुत दूर की बात हो गई। तो गांधी जी का ये है कि ये तो पाठ्यक्रम में सरकार को शामिल करना चाहिए, क्योंकि नफरत गांधी जी से इन लोगों को पुरानी है। गांधी जी संघ को कभी तवज्जो देते नहीं थे, उन्होंने कभी संघ को तवज्जो दी नहीं। तो ये भी एक उनकी अंदर से खुंदक है कि इनको फिर हम क्यों तवज्जो दें, आज हमारी सरकार है। लेकिन सोचना यह पड़ेगा कि जब आपको मजबूरन जाना ही पड़ता है, कोई भी राष्ट्राध्यक्ष है, कोई भी कभी भी आया है तो समाधि स्थल पे तो गया ही गया है, कोई भी हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे कोई भी हो। तो वो चीज आप अपने, जैसे कहते हैं ना कि हमारे खून में शामिल है, गांधी हमारे खून में शामिल है। गांधी को आप लाख उनकी बुराई कर लीजिए, सत्ता रहना और सत्ता रहते हुए गांधी के आदर्शों पे चलना दो अलग चीजें हैं। इन लोगों को गांधी को तभी लाना पड़ता है जब इनके मजबूरी हो जाएगी। गांधी जयंती को हो जाएगा एक ट्वीट या कोई राष्ट्राध्यक्ष, जैसे भी G20 हुआ, तब इनको गांधी की याद आई। मतलब कि गांधी का अब इस समारोह में रहना जरूरी है। गांधी, चूंकि लोगों ने अपना, इन्होंने कार्यक्रम तो बनवाया नहीं होगा, सरकार की मजबूरी थी कार्यक्रम बनवाना, कि नहीं बताएंगे तो देश में, ये विश्व में बड़ा बहुत बुरा मैसेज जाएगा। और कहीं नहीं गए ये लोग। जवाहरलाल नेहरू भी उसी वक्त के थे। आप लेकिन गांधी जी जैसी जो छवि है वो इस देश में किसी और की है नहीं ना, ये तो बात सब स्वीकार करेंगे। तो बच्चों को आज की डेट में वो एक दूसरे से शुरू होगा कि आप अपने बच्चों को, अपने अगल बगल के बच्चों को, लेकिन बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, युवा जानना नहीं चाहते हैं। उनको व्हाट्सएप की कोई क्लिप हो, कोई मॉक क्लिक हो, कोई गांधी जी की किसी भी तरह डांस करते हुए फोटो देखे वायरल हुई, ऐसी ऐसी चीजों को इनको स्प्रेड करना बहुत आसान लगता है कि हम एक विचारधारा अगर ये है। और जहां तक हिंदुत्व की बात होती है, देखिए हिंदू शब्द कहां से आया था, इंडिया कहां से आया था, बच्चों को समझना पड़ेगा। आने वाली जो जनरेशन है उनको नींव अच्छी, अब नींव नहीं है। आज के बच्चों की नींव कोई नहीं है। जो हम लोग के टाइम की नींव थी, जो माँ बाप एक सुबह से लेकर शाम तक की हम लोग की दिनचर्या होती थी, आज आप अपने घर में देख लीजिए, नहीं होगी वो, क्योंकि समय नहीं, माँ बाप के पास समय नहीं है, तो बच्चे क्या करेंगे। वो जब उनको मजबूरी हो जाएगा तब वो किताब उठाते हैं, अदरवाइज वो किताब भी उठाना नहीं चाहते हैं। उनको इंटरनेट चाहिए, मीडिया, वो लैपटॉप चाहिए, टीवी चाहिए। वो उसी में अपनी एक छद्म दुनिया बना लेते हैं, और यही काम युवा कर रहे हैं। देखिए बेरोजगारी बढ़ी है, काम कुछ है नहीं, तो करेंगे क्या, तो व्हाट्सएप खेलते हैं। चलिए दो ग्रुप बन जाते हैं, एक एंटी बन गया, एंटी मोदी है, और एक प्रो, दोनों आपस में भिड़े रहते हैं दिन भर। अच्छे अच्छे दोस्तों की लड़ाइयां हो रही हैं, बचपन के फ्रेंडों की दुश्मनी हो रही है। मैं तो कई बड़े बड़े ऐसे डॉक्टर्स को जानता हूं जो आपस में एक दूसरे को मारपीट पे उतारू हो गए, खाली सरकार को लेके। अब मान लीजिए मोदी और राहुल गांधी मिलते हैं तो क्या आपस में लड़ाई कर लेंगे? वो नहीं करेंगे। वो लोग अपना बैठ के समझौता करेंगे, बातचीत करेंगे, जो भी करना है करें, लेकिन वो इस स्तर पे बात नहीं करेंगे जो व्हाट्सएप पे चल रहा है। व्हाट्सएप पे विश्वास मानिए हत्या नहीं हो रही, बाकी सब कुछ हो जा रहा है। और कुछ दिनों में अगर यही रहा तो कुछ दिनों में ये भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि मेरे कई अच्छे मित्र, अगर आप उनसे तथ्यपूर्वक बात करिए तो नाराज हो जाते हैं। मतलब बेसलेस बात आप करिए, उनके हाँ में हाँ मिलाइए, देन इट्स ओके।
अदरवाइज अगर आपने एक तथ्य पूछ लिया कि भाई आप इस सरकार की 4 उपलब्धि बता दीजिए, 370 बताएंगे, हमने कहा तुम्हारा फायदा है उसमें कुछ? इनका उनका खुद का लड़का बेरोजगार बीटेक करके बैठा हुआ है, नौकरी मिल नहीं रही है। अच्छा, बच्चों का भी है, जब दूसरों को देखते हैं कि वो फलाना जो है 22 लाख के पैकेज पे है, फलाने का लड़का 11 लाख के पैकेज पे है, तो वो कैसे कर लेगा 20,000 रुपए की नौकरी? भाई 2.5 लाख की नौकरी क्यों कर लेगा वो? लेकिन मैं तब भी समझाता हूं कि तुमको जो नौकरी मिले करो, क्योंकि नौकरी करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। जब तुम घर में बैठे रहोगे तो तुम्हारा समय बर्बाद हो रहा है। तो यहां पे देश में यही हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है। वो चाहे हमारे आपकी उम्र के 50 साल के लोग हो, चाहे वो 35-40 साल के 30 साल के लोग हो, सारी जनरेशन उसी, जिसको नौकरी मिल गई, देखिए वो तो अपने काम धंधे में व्यस्त हो गया, उसके पास समय नहीं है। जिसके पास काम ही नहीं है उसके पास खूब समय इस बहस का, और इसके पास खूब समय गांधी जी को गाली देने का, गांधी जी का समर्थन करने का, गांधी जी के का जन्म तिथि आप बता सकते हैं आप, लेकिन उनकी अगर 4 घटनाएं पूछ लो तो उनको कुछ भी ज्ञान नहीं है। गांधी जी कहां से आए थे, क्या करे थे, बैरिस्टर थे, बताइए। अब तो ये भी हो गया गांधी जी बैरिस्टर है नहीं थे। जो राज्यपाल ने अब इस स्तर तक उनको जो है, जिसे कहते हैं, उनके ऊपर टिप्पणी की जा रही है कि उनके पास बैरिस्टर की कोई डिग्री ही नहीं थी। तो ये चल रहा है, अभी चलेगा। देखिए अभी तो चुनाव 5 महीना और है, तो गांधी जी याद आएंगे, क्योंकि गांधी मजबूरी है। तो हम लोग कहते हैं ना महात्मा गांधी, वो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो देश की मजबूरी है और इस सरकार की भी मजबूरी है। ये कितना भी कर ले, ये नहीं इसको हटा सकते। गांधी भारत एक है, और वो आत्मा दिल जो कहिए आप, वो गांधी है और गांधी रहेंगे। वो कोई जी सरकार इनको हिला नहीं सकती और कोई जनरेशन इसको मिटा नहीं सकती। जी बिल्कुल बिल्कुल, कुछ जनरेशन मिटा नहीं सकती है। और विवेक जी के पास आता हूँ कार्यक्रम के अंत में। कि विवेक जी, आपको क्या लगता है कि जो गांधी की बार बार बात की जाती है कि कुछ लोग जैसे उनकी विचारधारा के खिलाफ रहते हैं, और लगातार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आजकल ऐसा रोल निभा रही है कि गांधी के विचारों को कहीं ना कहीं बड़े कमजोर, बहुत ही कमतर दिखाने का बड़ा प्रयास है। तो इस वजह से आपने कहा सिविल सोसाइटी का एक दायित्व है, और साथ ही राजनीतिक दलों का दायित्व भी आप मानते हैं कि जो राजनीतिक पार्टियां देश के अंदर जो जिम्मेदार, जो अपने को मानती हैं कि देश की राजनीति को बदलने की जो अपनी बात कहती हैं, विचारों की बात कहती है, तो ऐसे में एक विचारधारा स्पष्ट रूप से राजनीतिक दलों को भी सामने रखनी चाहिए कि जो गांधी के विचार हैं उसको मानने वाली जो विचारधारा है उनको स्पष्ट रूप से सामने आकर अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए इस चीज को बचाने के लिए, गांधी के विचारों को। जी, देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, इसलिए कि गांधी तो आरएसएस का कोई नहीं है, मतलब आरएसएस को तो गांधी कोई लगती नहीं है। तो उसके बावजूद आरएसएस, संघ परिवार, बीजेपी, मोदी ये गांधी का उपयोग कर ले रहे हैं। लेकिन गांधी जिनके कोई लगते थे उन्होंने क्या किया? वे जिस कांग्रेस के गांधी थे उस कांग्रेस ने स्वतंत्रता के बाद इतने साल गांधी के लिए क्या किया? गांधी का जो विचार है वो समाज में बढ़े और समाज में उसके प्रति सदैव जागरूक समाज रहे, इसके लिए कांग्रेस ने क्या किया? न अपने आचार से, न अपने विचार से, न अपने कृति से, न अपने विचार से, किसी भी तरह से कांग्रेस ने गांधी को जीवित नहीं रखा। सिर्फ कोई 15 अगस्त, 26 जनवरी के दिन गांधी के पुतले को एक माला पहनाना, या फिर 2 अक्टूबर के दिन माला पहनाना, बस इसके अलावा, और फिर सरकारी दफ्तरों में गांधी के फोटो लगाना, इसके अलावा कांग्रेस ने गांधी विचार जीवित रहे या फिर गांधी विचार सदैव लोगों के मन में रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी उस विचार का वो विचार जो है लोगों के मनों को आंदोलित करता रहे, इसके लिए कोई भरकस कोशिश कांग्रेस ने की है? उल्टा ये हुआ है कि कांग्रेस ने गांधी के सारे मूल्य ताक पर रख के जो क्रिमिनलाइजेशन और लुम्पनाइजेशन कांग्रेस का किया है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए आरएसएस जिम्मेदार है या फिर संघ परिवार जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है उसके लिए? गांधी को खत्म मतलब गांधी के शरीर को खत्म तो किसी हिंदुत्ववादी ने किया, लेकिन गांधी के विचारों का जतन न करके गांधी के विचारों को खत्म करने का जिम्मा किसने लेना चाहिए? वो तो कांग्रेस ने लेना चाहिए, या फिर जो जो कुछ भी बाकी लोग हैं जो गांधी का नाम लेते हैं, गांधी को मानते हैं, उन्होंने लेना चाहिए। तो हम सिर्फ एक तरफा बात नहीं कर सकते यहाँ पर। गांधी विचारों का
हनन और गांधी विचारों को खत्म करने का जो जिम्मा है वो आरएसएस से ज्यादा मुझे लगता है कांग्रेस पर जाता है। उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस ले लेनी चाहिए। अभी भी वक्त नहीं गया है। तो जो राहुल गांधी ने जिस तरह की यात्रा निकाली है वो एक तरह से गांधीयन वैल्यू को ही उसकी ही बात है वो। तो देर आए दुरुस्त आए, चलो आपने किया, लेकिन अभी सिर्फ इतना करने से नहीं होगा। जैसे मैंने कहा कि आपको समाज में जाना होगा और गांधी को समाज में ले जाना होगा। उसके लिए कांग्रेस क्या कर रही है? मुझे तो कहीं भी धरातल पर कांग्रेस कुछ करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। सिर्फ इलेक्शन जीतने से काम नहीं होगा, क्योंकि एक इलेक्शन आप जीत लेंगे, अगले इलेक्शन में फिर से वो आ जाएंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? वो अगले इलेक्शन में अगर आप नहीं चाहते कि उस विचार के लोग फिर से एक नई ताकत के साथ उभर कर वापस आए, तो आपको गांधी विचार को प्रायोरिटी देनी होगी। आपको गांधी विचार को इतना परकोलेट करवाना पड़ेगा समाज में कि सबसे निचले स्तर से सबसे ऊपरी स्तर तक गांधी विचार का बोलबाला होना चाहिए। उसके लिए आपको जो भी कोशिश करनी है उसकी शुरुआत आपको अभी से करनी है, इलेक्शन के बाद नहीं। क्योंकि आप अभी से करेंगे तो उसका माहौल बनेगा और उसका फायदा आपको इलेक्शन में भी होगा। और सिर्फ इलेक्शन के फायदे के लिए आपको नहीं करना है, वो इस प्रक्रिया को आपको इलेक्शन के बाद भी जारी रखना है। क्योंकि जिस विचार की के साथ आपकी लड़ाई है वो विचार 100 साल से पूरी टेनेसिटी के साथ, पूरी परसिवियरेंस के साथ अपनी जगह पे बना हुआ है। और आज उसने अपने आप को इस तरह से सत्ता में प्रस्थापित कर दिया है कि उसको उखाड़ फेंकना आपके लिए मुश्किल हो गया है। आप चाहे सारे मिलकर भी उनका मुकाबला कर ले, बहुत मुश्किल हो गया है। तो जिन्होंने 100 साल तक अपने विचार के साथ में लॉयल्टी रखी और उस विचार के फॉलो करने वाले लोगों ने पूरा अपना योगदान उस विचार के लिए दिया, भले ही वो कितना भी परवर्ट विचार रहे, लेकिन उनके विचारों के लोग उस विचार के साथ प्रामाणिक रहे और उस विचार को जीवित रखने और बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा अपना योगदान और बलिदान भी दिया है। तो अगर वो इतने खराब विचार के लिए इतने लोग इकट्ठा आकर इतनी कोशिश कर सकते हैं, तो एक अच्छे विचार को समाज में पुनर्स्थापित करने के लिए और उसको एक वैल्यू ऑफ परमानेंस देने के लिए क्या हम सब कुछ मिलकर सब कुछ कर नहीं सकते? कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है ये। तो मुझे ये कहना है कि गांधी के विचार का जो हनन हुआ है उसके लिए मूलतः कांग्रेस जिम्मेदार है, आरएसएस नहीं। और उसको फिर से एक नया उसको उभारने के लिए, उसको समाज में पुनर्स्थापित करने के लिए भी कांग्रेस को ही लीड लेनी होगी। मैं एक और बात कहना चाहूँगा और अपनी बात खत्म करूँगा कि हमने देखिए पढ़ने लिखने से कुछ होता नहीं है। आज देखिए बीजेपी की जो जितने भी समर्थक है, बीजेपी संघ परिवार के बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, उच्च विद्या विभूषित जिसको कहते हैं उस तरह के लोग हैं। वो क्यों समर्थन करते हैं? जो कोई टॉप का इंजीनियर है, कोई पीएचडी है फिजिक्स में, कोई इसरो का चीफ है, वो अगर इस तरह की बात करता है कि भाई जो इनके विचारों से मेल खाने वाली बात करता है, तो आप देखिए शिक्षण का क्या परिणाम होता है। तो ये साइंस और टेक्नोलॉजी सीखने से, पढ़ने से लोगों में एक साइंटिफिक टेम्पर आ जाएगा और लोग इस तरह के दकियानुसी विचारों से दूर जाएंगे। ये पूरी 100% ये गलत फहमी है, इसमें कोई दम नहीं है। क्योंकि ये सारे लोग इस तरह के लोग आज संघ के समर्थक है, तो कहाँ रहा साइंटिफिक टेम्पर का? क्या फायदा हुआ? कोई साइंस पढ़ने से साइंटिफिक टेम्पर नहीं बनता। साइंटिफिक टेम्पर अगर बनाना है तो समाज शास्त्र पढ़ाने होंगे, सोशियोलॉजी पढ़ानी होगी, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाना होगा, फिलोसफी पढ़ानी होगी। ये सारी चीजें हमारे बच्चे जब पढ़ेंगे तब उनको जाकर, जिसको एक मराठी में कहते हैं सारासार विचार, हाँ मतलब क्या सही क्या गलत, इसका एक सही अनुमान वो लगा पाएंगे। जब वो साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो उनको इसका अंदाज नहीं आता। इसलिए हर साइंस के कोर्स में और हर इंजीनियरिंग के कोर्स में समाज शास्त्रों का पढ़ना अनिवार्य होना चाहिए। तब जाकर दुनिया में क्या अच्छा था क्या बुरा था, दुनिया में किस फिलोसफी में क्या अच्छी बात है और कौन सी बुरी बात है, कौन से पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसके क्या बुरे परिणाम हुए थे, समाज शास्त्र के क्या अलग अलग आयाम है, ये जब तक हमारे विद्यार्थी नहीं पढ़ेंगे तब तक उनको सही समझ नहीं आएगी।
तो वो साइंटिफिक टेम्पर जो है साइंस पढ़ने से, टेक्नोलॉजी पढ़ने से नहीं आता। ऐसा अगर होता तो आज के दौर में इनके सबसे ज्यादा समर्थक है संघ परिवार के, वो इसी तबके से आते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़े हुए लोग। तो ये सारी चीजों का हमको फिर से एक रिव्यू करना पड़ेगा कि हमारी कहाँ गलती हुई, हमने कौन सी गलत दिशा पकड़ी है, और अभी अगर वो दिशा बदलनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा। इन सारे बातों का विचार करके, बहुत डीप विचार करके, और एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, एक धरातल पर प्रोग्राम को चलाना होगा। उस प्रोग्राम को सस्टेन्ड तरीके से, जैसा संघ ने 100 साल चलाया, वैसा आपको भी परमानेंटली चलाना पड़ेगा। ये सिर्फ 5 साल की लड़ाई में चलाने का प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि संघ का काम चलता रहेगा, निरंतर चलता रहा है, निरंतर चलता रहेगा, और उसी को काउंटर करने के लिए आपका भी ये प्रोग्राम निरंतर चलता रहना जरूरी है। जो आपने छोड़ दिया था 30-40 साल पहले ही तोड़ दिया था, उससे नाता अपना फिर से जोड़ना होगा, और उस प्रोग्राम को संघ जिस तरह से अपना प्रोग्राम चलाता है, उसी तरीके से उसको काउंटर करने के लिए आपको आपका भी प्रोग्राम एक सस्टेन तरीके से परमानेंटली चलाना होगा, जब तक दुनिया कायम है तब तक। ऐसा मुझे लगता है। कुछ बिल्कुल ठीक है, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपने कही है कि गांधी के विचारों को जीवित रखना है, जिंदा रखना है, तो आपको लगातार निरंतर प्रयास करने पड़ेंगे, लगातार लोगों के बीच में रहकर गांधी के विचारों को पोषित करना पड़ेगा। और जैसा आपने कहा कि समाज के बीच में गांधी को ले जाना पड़ेगा, आज की आवश्यकता है। और जो लोग राजनीतिक दल इस गांधी के विचारों की बात करते हैं, उसके समर्थन की बात करते हैं, उसके समर्थक होने की बात करते हैं, उनकी विशेष जिम्मेदारी बन जाती है कि गांधी की बातों को, गांधी के विचारों को, गांधी की विचारधारा को आम आदमी से जोड़ें दोबारा से। बहुत ही महत्वपूर्ण आप सभी ने बातें कही हैं, और मुझे विश्वास है कि हमारे दर्शकों को चर्चा जरूर पसंद आएगी। मैं विवेक देशपांडे जी का और मुकुल जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने गांधी क्यों आवश्यक है, गांधी के विचार क्यों प्रासंगिक है, आज भी उसकी बड़ी क्या महत्ता है, उसका बड़ा उसका सार्थक विश्लेषण किया है। आप सभी का पुनः आभार और धन्यवाद। और मैं आप सभी से भी आग्रह करता हूँ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।